नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने कल एंटीवायरल का पार्ट 2 ख़त्म करा दिया था दोस्तों, तो आज मैं आपको फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, शेड्यूल्स टू द रूल्स के बारे में। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक रहेगा। और दोस्तों इसमें जो है हमारा इसका एक फार्मा एक्ट कब कब पास हुए थे, कौन कौन से ईयर में, उसको मैं अलग लेक्चर में लूँगा। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है शेड्यूल टू द रूल्स। कहने का मतलब ये है कि जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट या रूल्स थे उसमें क्या क्या शेड्यूल पास हुए थे। दोस्तों एक बात याद रखना, एक्ट में 2 शेड्यूल थे, रूल्स में 30 शेड्यूल थे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है। एक्ट पास हुआ था 1940 में, रूल्स आए थे 1945 में आए थे दोस्तों। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है शेड्यूल ए। दोस्तों शेड्यूल ए में क्या होता है, इसमें एप्लीकेशन वगैरह अप्लाई, लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन वगैरह अप्लाई करते हैं या लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए भी करते हैं, या फिर मेमोरेंडम वगैरह सेंड करते हैं, हाँ भाई कि लाइसेंस हमारा रिन्यू करवाना है। किसी भी ड्रग मतलब केमिस्ट को कह सकते हैं या फिर कि ड्रग कंट्रोलर को भी भेज सकते हैं वो। और इसके बाद दोस्तों आता है शेड्यूल बी में कौन सा आता है, एक्चुअली ये रेट ऑफ फीस फॉर टेस्ट या फिर ये सेंट्रल लेबोरेटरी के द्वारा एनालिसिस किया जाता है। शेड्यूल बी में रेट ऑफ फीस वगैरह बताई जाती है या फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट इसको देखते हैं, है ना, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह भी कह सकते हैं उसको। और अगला आता है दोस्तों शेड्यूल सी एंड C1। बेसिकली इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं, आपने वैक्सीन वगैरह सुनी होगी, इंजेक्शन वगैरह भी आते हैं इसमें, है ना, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वही होते हैं बेसिकली सी और C1 में जो भी आते हैं। दोस्तों ये जो मैं आज बता रहा हूँ इसमें से 100% एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। अगर आप एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो एक तो छप गया दोस्तों। और अगला चलते हैं, हम शेड्यूल डी की बात करते हैं। शेड्यूल डी में दोस्तों क्या आता है, इसमें आता है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन। कुछ प्रोविजन होते हैं, प्रावधान होते हैं कुछ सरकार के, इसमें ड्रग्स कुछ एग्जेम्प्टेड की जाती है कि हाँ भाई वो ड्रग नहीं ले सकते हम लोग शेड्यूल डी के अंदर। तो अगला चलते हैं शेड्यूल ई की बात करते हैं। ई में दोस्तों E1 आता है। E1 में क्या आता है, पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं। ASU का मतलब यहाँ पर आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी, इन तीनों सिस्टम में कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस होंगे उनकी लिस्ट जो होगी, मतलब जो उनकी सूची होगी, वो जो ऐसे पदार्थ हैं वो आते हैं आपके E1 शेड्यूल में आते हैं दोस्तों। अगला चलते हैं शेड्यूल F एंड F1। इसमें क्या होता है दोस्तों, लिस्ट ऑफ ड्रग्स होते हैं, क्या क्या करते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, टेस्टिंग होती है, स्टोरेज होता है, पैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है। किन की दोस्तों, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की, इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं उसकी करी जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, है ना, शेड्यूल F मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था शेड्यूल। अब अगला हमारा है शेड्यूल F के बारे में बता रहा हूँ। F2 जो होता है दोस्तों वो स्टैंडर्ड होता है सर्जिकल ड्रेसिंग वगैरह के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों, सर्जिकल ड्रेसिंग वगैरह के लिए होता है। और अगली बात करते हैं हम शेड्यूल F3 की। F3 ये होता है दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर स्टरलाइज अम्बिकल टेप्स वगैरह के लिए होता है ना, अम्बिकल टेप्स। दोस्तों इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होगा, ये सर्जिकल ड्रेसिंग है F2 और ये अम्बिकल टेप्स है F3 के लिए। अगला आता है दोस्तों FF मतलब होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक वगैरह जो होती है ना, आंखों वगैरह के लिए जो प्रिपरेशन बनाई जाती है, आई ड्रॉप्स वगैरह जो भी होती है वो FF में आती है ना। और अगला चलते हैं शेड्यूल जी की बात करते हैं। ये केवल मेडिकल प्रोविज़न के द्वारा ही यूज की जाती है, मेनली डायबिटिक ड्रग्स होती है ना। आपने सुना भी होगा एंटी डायबिटिक मेटफॉर्मिन हो गई, ग्लिमिप्राइड हो गई, ग्लिबिनक्लामाइड हो गई, ग्लाइक्लाजाइड हो गई, ये सारी ड्रग्स जो भी आती है ना, बेसिकली सल्फोनाइलूरियाज वगैरह जो आते हैं वो शेड्यूल जी के अंदर आते हैं। अगला चलते हैं दोस्तों शेड्यूल एच की तरफ बात करते हैं। शेड्यूल एच में क्या होता है, ये केवल रिटेल पे बेचा जाएगा बाय प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ये बेची जा सकती है ड्रग, अन्यथा कोई और नहीं बेच सकता। जैसे आपके कई सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोरफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन, ये सारे आते हैं ना एक, तो इसमें ये सारी ड्रग्स आती हैं किसमें दोस्तों, मतलब शेड्यूल एच में, कि हाँ इसको केवल हम डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन देता है तो उसी के आधार पे हम बेच सकते हैं। वैसे अगर बेचेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है किसी भी फार्मासिस्ट के ऊपर। अगला चलते हैं दोस्तों शेड्यूल जे की बात करते हैं। इसमें ऐसी डिजीज आते हैं जिनका मतलब
हम दावा नहीं कर सकते कि हाँ वह उस दवाई से ठीक ही हो जाएगी, है ना। मान लीजिए कैंसर में कोई ड्रग डाल रहे हैं, हम एक मतलब अनुमान लगा सकते हैं, हाँ ठीक हो सकती है मे बी, बट इट मे नॉट बी श्योर दैट इट विल बी क्योर इन द फ्यूचर, है ना। मान लीजिए एड्स की दवाई है, एड्स में नॉर्मली क्या करते हैं, एंटीवायरल देते हैं, है ना, लेकिन हमें पता है वो ठीक नहीं होती, लेकिन मे बी कंट्रोल कर सकते हैं उसको कुछ दिनों तक और जीवित रख सकते हैं। अगला चलते हैं दोस्तों शेड्यूल के की तरफ। के में दोस्तों आता है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। कुछ ऐसी होती है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग को उसको नहीं बना सकते, वो एग्जेम्प्टेड होती है, वो मेनली गवर्नमेंट एनालिस्ट से परमिशन लेके ही बनाई जा सकती है। अगला आता है दोस्तों शेड्यूल एम। इसकी बात करें शेड्यूल एम में, इसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आता है और फैक्ट्री प्रीमिसेस या प्लांट्स वगैरह के लिए रिक्वायरमेंट जो चाहिए होती है वो शेड्यूल एम में आती है। इसके बाद दोस्तों अगले पे चलते हैं हम। मैंने शेड्यूल M2 पर लिख दिया है, मेरे को M1 नीचे लिख दिया है मैंने, दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। शेड्यूल M1 M2 में क्या होता है, फैक्ट्री प्रीमिसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, है ना, जो ये सब होती है लिपस्टिक वगैरह पाउडर वगैरह जो बनाए जाते हैं उसमें MT शेड्यूल में आते हैं। और जो होम्योपैथिक ड्रग्स होती है वो आती है आपकी M1 शेड्यूल में आती है दोस्तों। M1 में आती है होम्योपैथिक ड्रग्स, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये M1 और M2। और M3 में क्या आता है दोस्तों, जो मेडिकल डिवाइसेस वगैरह बनते हैं, मेडिकल के डिवाइसेस जो होते हैं वो सारे इसमें आते हैं M3 में। अगला चलते हैं शेड्यूल N। ये क्या है दोस्तों, जैसे लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर फार्मेसी। फार्मेसी के लिए क्या क्या इक्विपमेंट ज़रूरी है ना। मान लीजिए कोई फार्मेसी की दुकान खोलता है, उसको कितना एरिया चाहिए, है ना, और क्या क्या चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आते हैं शेड्यूल N के अंदर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों शेड्यूल O की बात करते हैं। इसमें आता है आपका डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड वगैरह के लिए आते हैं, ब्लैक डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड वगैरह के लिए किया जाता है ये। अगला आता है दोस्तों शेड्यूल P की बात करें तो ये लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स आती है ना, कि किसकी लाइफ पीरियड कितना होता है। बेसिकली इंजेक्शन वगैरह के लिए देखा जाता है, वैक्सीन वगैरह के लिए, है ना, कुछ दिनों तक वैलिड होती हैं, उसके बाद है ना हो सकता है अगर बाद में दी जाए तो दिक्कत भी कर सकती हैं वो। शेड्यूल Q की बात करते हैं। Q तो इसमें कोल टार वगैरह आते हैं, जो कि कॉस्मेटिक्स वगैरह में उसकी कितना डाला जाए वो कोल टार की लिस्ट होती है इसमें। और शेड्यूल R की बात करते हैं, उसमें आता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं। शेड्यूल R में जो भी आता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं दोस्तों अगले पे चलते हैं हम लोग, है ना। ये आज के लिए लास्ट का पेज होगा हमारा। शेड्यूल S के लिए देखते हैं, इसमें स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए स्टैंडर्ड रखा जाता है, क्या क्या होना चाहिए। शेड्यूल T के लिए होता है जो फैक्ट्री प्रीमिसेस, ASU मतलब दोस्तों आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी, और हाइजीनिक कंडीशन में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ये सब शेड्यूल T में आता है। अगला चलते हैं शेड्यूल U की तरफ। शेड्यूल U में आता है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ ड्रग्स। इसमें क्या आता है दोस्तों, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स जो कि गवर्नमेंट एनालिस्ट के द्वारा होती है। U1 में दोस्तों सेम है, लेकिन यहाँ पे ड्रग्स ना होकर क्या है, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स आता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। U1 आ गया, 1 मतलब एक कदम आगे चल गया, एक कदम से क्या होता है, सुंदरता बढ़ती है, तो कॉस्मेटिक्स में वो सारी चीज़ें आती हैं। शेड्यूल V की बात करें तो V में क्या आता है दोस्तों, पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी मेडिसिन आता है, कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स पेटेंट होनी चाहिए, है ना, ब्रांडेड कह सकते हैं। शेड्यूल W की बात करें तो बेसिकली जेनरिक नेम से जो दवाइयाँ बेची जाती हैं वो आता है इसमें, जेनरिक नेम्स। और शेड्यूल X अगली बात करते हैं शेड्यूल X की। इसमें लिस्ट ऑफ ड्रग्स आती हैं, इंपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सेल करनी है, या फिर लेबलिंग करनी है ड्रग्स की, या फिर पैकेजिंग करनी है बाय स्पेशल प्रोविजन के द्वारा ही होती है गवर्नमेंट एनालिस्ट से, है ना, या फिर किसी भी RMP से। और शेड्यूल Y की बात करें दोस्तों, लास्ट शेड्यूल है हमारा गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स, किसके लिए, इंपोर्ट करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग, नई ड्रग जो भी बनाते हैं उसके लिए जो भी होता है वो शेड्यूल Y में आता है दोस्तों। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 100% एक तो क्वेश्चन आना ही आना है इससे पेपर में, चाहे वो एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी हो, फार्मासिस्ट के लिए या ड्रग इंस्पेक्टर किसी के लिए भी अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए आना ही आना है। और कोर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने का भी तरीका, अगर आप इसको बार बार थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो दोस्तों आराम से याद हो जाएंगे, है ना। तो दोस्तों हमारी वीडियो को बहुत बहुत अच्छे से देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दिए दोस्तों, ताकि अगली वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं आपको फार्मेसी एक्ट के बारे में ईयर कौन कौन से थे कुछ बताऊंगा उसको। धन्यवाद दोस्तों।